खुद खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं। तो ये आपके जहन में कब आया कि मैं जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं या फिर जो उतना स्टेबल नहीं है, जिनकी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है, तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा मैं अपनी ओर से प्रदान करूँ। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो मतलब मैं प्रशासनिक सेवा के लिए बना ही नहीं हूँ, मतलब क्लैरिटी इतनी आ गई थी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनने आपको हेल्प करी कि टू गेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने चले जाते हैं, आपको पैसा तो मिल जाता है बिल्कुल, लेकिन जब तक आप वो छोड़ोगे नहीं। करेक्ट वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? अब नौकरी लग गई है, फिर अब शादी कर लो, शादी के बाद बच्चे पैदा कर लो, बस एक दिन मौत का इंतजार रहता है, भाई मौत खड़ी है सामने और मर गए। बुढ़ापे में अपने सालों को देखते हो कि यार मैंने जिंदगी में किया गया, उस टाइम पर एक निराशा से हाथ लगती है कि यार कुछ नहीं कर पाया। मैं आंसर देने को तैयार हूँ कि इससे बेहतर जिंदगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप जी सकते हो, बढ़िया जी सकते हो। बिल्कुल। अगर मैंने सारे क्षत्रियों को मार दिया, यहाँ तो सारे क्षत्रियों को मारने की बात चल रही है, तो सारे क्षत्रियों को मार दिया तो क्षत्रियों से शादी कौन करेगा? मनुष्य अपने आप में पूर्ण होता है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ कर्मकांड की बात नहीं कर रहे। आपके घर में भी आपसे कहा गया होगा कि कब शादी करेगा या फिर जमाना बोलता रहा होगा, तो इस चीज को कैसे आपने टैकल किया है? लोगों ने मुझसे कहा कि शादी कर लो, तो मैंने दबाव में आके शादी कर दी। लेकिन पहाड़ के अंतर्गत जो आप काम कर रहे हैं, जो पहाड़ के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप अच्छी प्रतिभाओं को, मैं देखता हूँ आपको चैनल बार बार, जो अच्छी प्रतिभाओं को आप आगे निकाल के लेके आते हैं, बहुत दूरवर्ती गाँव में जाते हो आप, वहाँ से आप चीजों को निकाल के लेके आते हो, तो ये बहुत बेहतर काम। शुरू। हेलो हाय नमस्कार बेलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का एपिसोड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और आध्यात्म का समागम है। इस एपिसोड से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और ये सब सिखाने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मुकेश मेहरा जी। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पर मुझे आने का मौका दिया है। ऑलराइट, तो मुकेश भाई सबसे पहले तो आज का जो एपिसोड है हमारा किस चीज़ पे होने वाला है बेस्ड, सबसे पहले मैं ये हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा हमारा करियर काउंसलिंग, बच्चों का करियर कैसे डिसाइड करें, एजुकेशन पर भी होगा और साथ ही इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा क्योंकि हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं वो बहुत ही बेहतरीन गिटार बजाते हैं और बहुत ही बेहतरीन गाते भी हैं। तो इसके लिए मुकेश भाई आज की जो शुरुआत है वो करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके थोड़ा सा अगर एक संक्षेप में जीवन परिचय अपना बता पाएँ। धन्यवाद नीरज। मतलब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने बचपन से। बचपन पे क्या होता था कि हम लोग मतलब ग्रामीण समाज में पले बड़े हैं। बिल्कुल। तो ग्रामीण समाज में पले बड़े हैं और वहाँ हम लोगों ने देखा है कि एजुकेशन का स्तर कितना नीचे है। बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्टिंग मतलब बचपन से तो पता नहीं चलता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, ऐसा कुछ है भी नहीं कि कैरियर काउंसलिंग नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम रहते नहीं हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं जी। तो दिमाग में कहीं ना कहीं चल तो रहा था कि यार एजुकेशन ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक धुंधला सा था दिमाग में कि एक धुंधलापन था कि यार एजुकेशन ऐसी नहीं तो कैसी फिर ना, ऐसा करके था दिमाग में। तो फिर वही था कि फिर हमने देखा देखी ले लिया कि यार जिसके अच्छे नंबर आए तो मैथमेटिक्स ले लिया उसने, थोड़ा कमज़ोर है तो बायो ले लिया, और कमज़ोर है तो फिर आपका आर्ट्स में चला गया, कॉमर्स में चला गया। ऐसा हमारे वहाँ का ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है, जैसा आपको पता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि यार मुझे IAS की तैयारी करनी है तो मुझे आर्ट्स पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो सबसे ब्राइट स्टूडेंट होगा वो मैथ्स पढ़ेगा, जो कम ब्राइट होगा थोड़ा ये पढ़ेगा। तो इस हिसाब से चलता है। तो हम भी उसी मतलब चुनौती के तहत आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद से फिर समाज ने कहा BSc कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से BSc कर लिया। फिर मैथ्स में मुझे बहुत रुचि थी, तो फिर मैंने कहा फिर यहाँ से कुछ चीज़ें डिसाइड होने लगी कि यार अब वो काम करूँगा जिसमें थोड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा, वो काम करेंगे। तो फिर MSc जब MSc में आया तो दिमाग में थे ऑप्शंस की फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, मैथ्स ले लें, क्या पढ़ें मतलब। तो फिर दिमाग में चल रहा था कि हाँ आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स को सही से पढ़ेंगे। तो मैथ्स तो मेरा एक तो प्रिय विषय है हमेशा जी। तो फिर मैंने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैथ्स पढ़ा
उससे पहले लेकिन एक्चुअल में हमारे कैंपस में प्लेसमेंट होते थे, तो एक SCL टेक्नोलॉजी हमारे उस टाइम पे आई थी, तो SCL टेक्नोलॉजी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। ठीक है, तो मतलब अगर मैं जॉब कर रहा होता शायद अभी 10 साल 12 साल मेरी जॉब को हो गया होता और एक अच्छा पैकेज मिल रहा होता, लेकिन उस टाइम पर ये भी कुछ ऐसा धुंधलापन था ना कि यार ये जॉब करनी है, ये उससे कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि हाँ यार MSc करेंगे, अभी मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ने का मौका मिला है, मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो जैसे ही MSc पास आउट हुए फिर से वही करियर काउंसलिंग की जो बात कर रहे थे आप, फिर से दिमाग में वो चल रहा था कि अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। तो फिर लगा कि यार चलो MSc मैथ्स भी हो गई, अब क्या करना है, कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई भी एग्जाम निकल जाए, कोई ग्रुप C निकल जाए या निकल जाए, ऐसा करके दिमाग में चल रहा था। फिर दिमाग में आया चलो B.Ed कर लेते हैं। तो फिर जब B.Ed करना स्टार्ट किया तो फिर B.Ed करते करते फिर उसके बाद से CTET UTET कुछ एग्जाम्स होते हैं, उनको क्वालिफाई करना होता है, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करे। तो उसी बीच में मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट किया, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। मैथ्स ज़्यादा पढ़ाता था मैं, तो मुझे थोड़ा मज़ा आने लगा मैथ्स पढ़ाने में। तो मैंने कहा यार ये मतलब अगर इसको ऐसे पढ़ा जाए, तो मैथ्स को दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो मैं सारे बच्चों को पढ़ाने लगा मैथ्स। तो मैं उस टाइम पे नैनीताल में था, तो नैनीताल में जैसे ही मेरा BSc कंप्लीट हुआ तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में जब उसमें घुसा तो मैं ट्यूशन में टीचिंग पीरियड में घुसा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैंने कहा कि अब मतलब ये नहीं था कि यार ये प्रोफेशन बनेगा या इसे प्रोफेशन बनाऊंगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि हाँ यार दिमाग में चल रहा था कि इस काम को करने में आनंद तो आ रहा है ऐसा करके। लेकिन हमारे वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि मतलब एजुकेशन को मतलब इतना वो नहीं दिया गया ना, इतना महत्व नहीं दिया गया जैसे जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं, मतलब विकसित देश होते हैं, वहाँ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। हमारे वहाँ वो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% हुआ है। वहाँ जो बजट का है, सरकार के बजट का जो जाता है, हिस्सा जाता है, वो 6% मतलब अभी एजुकेशन में जा रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट का हाल इतने बुरे हैं कि हर साल कुछ नए नियम निकाल करके उसको मतलब एक सैद्धांतिक तौर पर मतलब आगे बढ़ा दिया जा रहा है, व्यवहारिकता नहीं आ रही है उसमें। कहने का मतलब ये है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो फिर MSc हो गई, तो MSc के बाद से भी फिर B.Ed भी हो गया। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने कहा चलो अब स्कूल में देखते हैं, पढ़ाते हैं। तो फिर DSSB की एक दिल्ली में एज ए PGT गवर्नमेंट लेक्चरर मैं पोस्टेड हुआ था, लेकिन मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि दिल्ली जाना था, तो दिल्ली जाने का मन नहीं हुआ था इतना। फिर उसके बाद से जैसे ही फिर वैसे भी पहाड़ छोड़ के दिल्ली जाने का किसका मन होता है? वो भी है उसमें, और प्लस वहाँ इतना मतलब पोल्यूशन है, ये है वो है, तो और यहाँ का नेचर बहुत सुंदर है, तो मुझे इसलिए यहाँ ज़्यादा पसंद भी है, रहना पसंद है। तो ये वाला सिचुएशन भी सारी सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं जैसे तैयारी करना स्टार्ट कर रहा था तो फिर मैं GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में था अपना नौकुचियाताल में, वहाँ पोस्टेड रहा मैं। 8 महीने मैंने नौकरी करी वहाँ, सैलरी भी अच्छी खासी आ रही थी, पर्क्स भी बहुत सारे थे वहाँ। मतलब ये था कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाएगी और ये सारे पर्क्स उसमें इंक्लूड थे। लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ दिल से कि वो फील ही नहीं आया कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ के बच्चों को इतनी ज़रूरत है मेरी, इतनी खतरनाक ज़रूरत है कि जैसे ग्रामीण एरिया के बच्चों को शायद ज़रूरत ज़्यादा। और GD गोयनका में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो यानी कि उसके फादर भी कहीं ना कहीं वेल एस्टेब्लिश्ड है और फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो मतलब नहीं भी करेंगे तो उन्होंने बिजनेस करना है ज़्यादा। लेकिन हमारे वहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार है, तो मध्यम वर्गीय परिवारों को क्या होता है कि यार एक मतलब अच्छी सी एजुकेशन हो जाए और एक अच्छी सी नौकरी लग जाए ताकि मैं अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से जी सकूं। तो ये वाला मामला जब सामने आ रहा था तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये अब वो बात तो बन नहीं रही है। तो जहाँ भी मैं गया वहाँ मैंने कोशिश की है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं, उनको मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मतलब जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, वो सब मैं उनको डिलीवर करता रहूँ। तो ये आपके जहन में कब आया कि मैं जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं या फिर जो उतना स्टेबल नहीं है, जिनकी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है, तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा मैं अपनी ओर से प्रदान करूँ, ये आपके जहन में कब से आया ये ख्याल? ये मतलब जैसे मैं बीच में जब मतलब पैसा बहुत आ रहा था मेरे पास, अर्निंग हो ही रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक बार माइंड थॉट ऐसा चला गया कि मैंने कहा यार इन बच्चों के लिए तो बहुत सारे शिक्षक अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, कोटा है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बिल्कुल। मैंने कहा उन बच्चों का क्या, क्योंकि हमारी स्थिति भी यही रही है ना कि हम जब बचपन में पढ़ते थे हमारे वहाँ शिक्षक नहीं होते थे। हम कहीं जा रहे हैं, पीरियड खाली हैं और कहीं भी घूम रहे हैं वहाँ पर, ना कोई शिक्षक है पढ़ाने वाला, ना हम उस टाइम पर हमारी स्थिति भी ऐसी होती कि ना ही पढ़ाने वाला मिले तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये वाला सिचुएशन ज़्यादा रहती थी। तो फिर वो दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रही थी बात कि यार नहीं, मतलब अगर मेरे थ्रू एक बच्चा भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मतलब 500, 1000, 10,000 बच्चे मैंने समेट करके उनको शिक्षित कर दिए, मेरे थ्रू एक बच्चा भी अगर
मैथ्स और फिजिक्स से सही सीख जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर काम हो सकता है। बिल्कुल। ये तब ये माइंड में आ रहा था कि यार ऐसा करेंगे, और इसी के थ्रू फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही ये अपना मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे पढ़ने की थोड़ी रुचि बन पाई। मैं एमए एजुकेशन फिर किया मैंने, फिर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। तो एमए पॉलिटिकल साइंस के बाद से फिर मैंने मतलब पहले मेरा एक्चुअली यूजीसी नेट भी क्रैक हो गया था। फिर हाँ, उसी बीच में फिर मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि प्रीलिम्स हो गया था, लेकिन क्लैरिटी इतनी आ गई थी ना कि यार ये प्रशासनिक सेवा मेरे मतलब मैं प्रशासनिक सेवा के लिए बना ही नहीं हूँ, मतलब क्लैरिटी इतनी आ गई थी। तो मेंस देने के टाइम पे क्या होता, मेंस देने तो गया था मैं, बट उस समय मैं गोवा घूमने चला गया मतलब दिया ही नहीं मेंस। मैंने कहा यार अब तो क्लैरिटी आ गई तो ये काम तो नहीं करना है। लेकिन उसी दौरान मेरा पीएचडी एंट्रेंस में भी हो गया था। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया था कि यार अब अगर एक टॉपिक भी रखूँगा तो एजुकेशन से रिलेटेड रखूंगा। तो फिर मेरा दिमाग में भी ये चलने लग गया कि यार मतलब वही होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते को जा रहे हो और तुम्हारे दिमाग में फिट है कि यार मुझे ये काम करना है, तो रास्ते खुलते जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा था। तो फिर रिसर्च के दौरान भी मेरे को दिमाग में ये चलने लग गया था कि यार टॉपिक भी ऐसा चुनो जिससे प्राइमरी एजुकेशन को कुछ फ़ायदा मिल सके। तो फिर जो मेरा टॉपिक है, एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी, पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा टॉपिक यही है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के बाद उसको 21 क में रख दिया गया। इसका मतलब क्या है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अच्छा। लेकिन ग्रामीण एरिया में ये पता ही नहीं है लोगों को कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मेरे दिमाग में ये बात भी स्ट्राइक कर दी थी। मैंने कहा जैसे जीवन जीने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, वैसे ही राइट टू एजुकेशन भी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट। और लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो आवाज़ उठा सके। अगर कोई उनको रोक रहा है, कोई उनको एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से रोक रहा है, तो वहाँ पर कानून एकदम एक्टिव हो जाएगी, न्यायपालिका एक्टिव हो जाएगी कि भाई आपने उनके मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन कैसे किया, अधिकारों का हनन। हाँ, अधिकारों का हनन। एक आपने आपकी इतनी जो बातचीत अभी तक हमारी हुई है, एक टर्म आपने बहुत ही बेहतरीन इसमें बोला है कि मेरे थॉट्स में वो क्लैरिटी आ गई थी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी थी कि मैं मेंस का एग्ज़ाम छोड़कर जो है मैं गोवा घूमने चला गया, उसके बाद से पीएचडी में भी करने में लग गए। तो ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जैसे कि स्टूडेंट्स के या फिर कई बार मैं ये देखता हूँ कि जो बड़े लोग भी हैं हमारे, मतलब जो एक सर्टेन एज को पार कर चुके हैं, 50-60 में भी, तब तक भी लोगों के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आती है। लेकिन आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी जल्दी कैसे आए, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेल्प करती है हमारे थॉट्स को क्लियर होने में? ये मैं ऐसा इसमें कहूँगा कि आपको ना पकड़ने से ज़्यादा छोड़ना ना चाहिए। मतलब अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, जैसे आप हो, अगर आप कभी कोई मतलब अगर आप क्या करोगे, अगर आपने कुछ पढ़ा है यानी ग्रेजुएशन किया, आप अगर कहीं चले जाते हैं, कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने चले जाते हैं, आपको पैसा तो मिल जाता वहाँ बहुत, बिल्कुल। लेकिन जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, जैसे मतलब मैं अभी जॉब कर रहा था, पैसा तो मिल रहा था, लेकिन अगर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं तो मुझे क्लैरिटी नहीं, मतलब जैसे मैंने उसको ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये ज्वाइन करके ऐसा कुछ हो गया इसमें, लेकिन अब अंदर से बात आ रही कि यार इसके लिए तो मैं नहीं बना हूँ। तो अब मुझे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं इसको छोड़ के वो काम देख पाऊँ कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट बन रहा है। जैसे मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब म्यूज़िक से मुझे इतना पैसा मिल रहा है या ऐसा कुछ है, मैं अपनी धुन में वो चीज़ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट के लिए, अच्छा लगता है। बाद में पैसा आ गया वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन काम तो मैं वही करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत बेहतर काम है और ये समाज के लिए भी बेहतर है। जैसे मैंने जो कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो अगर मैं उसको डिलीवर कर पा रहा हूँ या लोगों को सिखा पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है वो समाज के लिए बहुत बेहतर है। तो आपको वो चीज़ें देखनी मतलब आपको छोड़नी पड़ेंगी चीज़ें। जैसे हमें क्या होता है कि एक एग्ज़ाम निकल जाता है हमारा, अब हमने 100 फॉर्म भर दिए, एक मत्स्य विभाग का एग्ज़ाम निकल गया, तो अब हम वहीं चले गए, अब वहीं जाके वहीं काम कर रहे हैं, पता नहीं फिर ये हो गया कि अब नौकरी लग गई है, फिर अब शादी कर लो, शादी के बाद बच्चे पैदा कर लो, बस एक दिन मौत का इंतजार रहता है, भाई मौत खड़ी है सामने और मर गए, और ये नहीं पता चल रहा है कि आप लाइफ में हमने किया क्या। वो आप पीछे देखते हो अपने सालों को, जब आप पीछे बैक देखते हो यार, बुढ़ापे में अपने सालों को देखते हो कि यार मैंने जिंदगी में किया क्या, तो उस टाइम पर एक निराशा सी हाथ लगती है कि यार कुछ नहीं कर पाया, लास्ट में तो मरना है ही, तो क्यों ना ऐसे हम जिए कि अगले स्टेप पे हमें पता ना हो कि क्या होने वाला है। वो कहते हैं ना एक बेफिक्रा जिंदगी। तो अगर आपको बेफिक्रा जिंदगी जीनी है तो आपको तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और स्टेप्स लेने के बाद ही वो काम हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनने आपको हेल्प करी कि टू गेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स?
जिसने मुझे हेल्प करी है कि मतलब पर्सनली कि मतलब मैं क्वेश्चन को नहीं समझ मतलब ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि मेरे थॉट्स में इतनी क्लैरिटी आ गई थी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपको ये चीज़ गेन करने में हेल्प मिली? यार मुझे इसमें ऐसा लगता है ना कि ईमानदारी होनी चाहिए अंदर से। आपको जैसे मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, तो ईमानदार होकर के आपको पहले अपने से ही प्रश्न करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ क्या मैं इसके लिए बना हूँ, क्या ये चीज़ को करने में मुझे आनंद आ रहा है? और अगर ईमानदारी से उत्तर आ रहा नहीं तो आपका क्लियर हो जाएगा, थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। मतलब बस ईमानदारी होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन, जैसे आपने अगर गीता भी पढ़ी होगी, अगर गीता का मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। उसमें पहले अध्याय में अर्जुन ईमानदारी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि माधव की यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि अगर मैंने सारे क्षत्रियों को मार दिया, यहाँ तो सारे क्षत्रियों को मारने की बात चल रही है, तो सारे क्षत्रियों को मार दिया तो क्षत्रियों से शादी कौन करेगा? मतलब फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जो हमारी आत्माएं घूम रही हैं ऊपर, उनको भोग कौन लगाएगा? और उन बंधनों को वो नहीं मानना चाह रहा, उन बंधनों को उससे बिल्कुल सटा हुआ है अर्जुन, ठीक है। और वही कृष्ण क्लियरिटी कर रहे हैं कि आपको इन सब चीजों को छोड़ना है। यहाँ पर युद्ध चल रहा है तो आप इसको सब चीजों को क्लियर करो। आप जब तक छोड़ोगे नहीं और ईमानदारी से प्रश्न नहीं करोगे, तब तक क्लियरिटी थॉट में नहीं आ पाएगी। वो आपको ईमानदारी से खुद प्रश्न करना पड़ेगा अपने आप से। जैसे कोई दुकानदार है, वो दुकान चला रहा है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा कि मैं दुकान क्यों चला रहा हूँ, यार मैं इस चीज के लिए बना हूँ, तो वो खुद ब खुद क्लियरिटी आने लग जाएगी। लेकिन आनंद उसे अगर आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है कि अगर आप दुकान भी कर रहे हो, आप कितने पैसे, मतलब आप केवल पैसा कमाने के लिए दुकान कर रहे हो, या फिर आप केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहे हो। और अगर बेसिक नीड्स की बात की जाए तो बेसिक नीड्स तो 10-15 हज़ार रुपए में पूरी हो जाती हैं। और इच्छाओं की बात करोगे तो आप तो इच्छाएं उसकी कितनी ज़्यादा होती जाएंगी, तो फिर तो ख़त्म नहीं होने वाली ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन एक आध्यात्मिकता को दिखाता है कि आपने कोई काम चुना है और आपको उसमें बहुत आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक होते जा रहे हो। आध्यात्मिकता का मतलब मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ कर्मकांड की बात नहीं कर रहे हो। मैं आध्यात्मिकता का मतलब ये कह रहा हूँ कि आपने जो काम किया है उसको गौर से आपने देखा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या इसमें मुझे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसमें पैसा मैटर नहीं करता है, फिर वहाँ पर मैटर करता है आपका आनंद। तो आध्यात्मिकता के एक आयाम को आप छू रहे हो, वो मैटर करता है। और दूसरा है कि मतलब मैं हमेशा दो बात करता हूँ। एक तो मैं बात करता हूँ कि शादी की, और दूसरी बात करता हूँ मैं आपके काम की। अगर आपका काम बेहतर नहीं है और आपको अपने काम से प्यार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने अपने 8 से 10 घंटे वहाँ व्यतीत कर दिए जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर आपको मजा ही नहीं आ रहा है, जहाँ आपको टेंशन से भरी जिंदगी है। और फिर आप घर आ रहे हो, घर में आपने शादी महिला भी मित्र ऐसी बना दी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार अब मतलब इसके साथ रहना पड़ रहा है। क्यों? समाज के दबाव में आकर के मैंने शादी कर ली। क्यों? लोगों ने मुझसे कहा कि शादी कर लो, तो मैंने दबाव में आके शादी कर दी। क्या वाकई में आपने देखा परखा जाना कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये आपका अपना है या समाज का है? तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी, उसी से क्लैरिटी आएगी। वो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है एक सफोकेटिंग लाइफ को फिर कहीं ना कहीं जन्म देता है। बिल्कुल जन्म देगा, वो सफोकेटिंग लाइफ को जन्म देगा। वो ऐसा मतलब अगर भारतीय समाज में या फिर बाहर के समाज में भी अगर आप देखोगे ना, तो बाहर से ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन आप अगर अंदर से अपने आप से पूछोगे, आईने में खड़े होकर के देख लो कि यार जिंदगी क्या ऐसी थी या इससे बेहतर हो सकती है। मैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन करता हूँ कि आईने पे मतलब ईमानदारी से पूछ लो ना, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप पूछ लो कि भाई जिंदगी ऐसी हो सकती थी क्या, या इससे बेहतर हो सकती थी? और अगर मुझसे पूछोगे ना तो बेहतर हो सकती है। शादी को लेकर आपने एक टर्म बोला कि मैं शादी को लेकर हमेशा कहता हूँ या उसके फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन समाज में हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर शादी को बहुत ही तवज्जो दी जाती है और कहा जाता है कि आप लाइफ में तब तक अधूरे हैं जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है। नहीं। तो ऐसे ही कई सारे प्रश्न आप पे भी उठे होंगे कि भाई आपके घर में भी आपसे कहा गया होगा कि कब शादी करेगा, या फिर जमाना बोलता रहा होगा। हाँ। तो इस चीज को कैसे आपने टैकल किया है, कैसे हैंडल किया है इस चीज? नहीं, इसमें ऐसा कहीं नहीं है ना। लोगों, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये लोगों ने एक भ्रम फैला दिया है कि इतने एज में शादी कर लेनी होती, इतनी एज में ये कर लेना होता, इतनी एज में ये कर लेना होता। और ये बना कौन रहा है? समाज बना रहा है। ठीक है, ये समाज ही बना रहा है। तो समाज आपको क्या सिखा रहा है? क्या कभी आपने एनालिसिस किया उस समाज पे? आपने कभी एनालिसिस नहीं किया। अगर आप एनालिसिस करते तो आपको पता चलता कि नहीं। अब जैसे मैं शंकराचार्य की फिलॉसफी की बात करूँ या अध्यात्म की बात करूँ या वेदांत की बात करूँ, तो वहाँ यही चीजें क्लियर करके दिखा रखी हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है।
वो आपका कॉल होना चाहिए कि बेहतर चीज क्या है। क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्या मुझे मतलब मुझे ऐसे समाज से अलग, क्या मुझे अकेले रहना है, या आपका कॉल होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता, अपने आप में पूर्ण होता है। हम ना बाहर के बंधन बांध कर करके अपूर्णता फैलाते हैं। हम अपने आप को अपूर्ण कर लेते हैं। हमें रहता है ना कि एक अलग सी टीश उठी रहती है मन के अंदर कि यार ये चीज़ नहीं मिली मुझे, ये चीज़ नहीं मिली, और अगर वो मिल जाती है फिर दूसरी चीज़ की लालच रहता है आदमी, फिर यार ये चीज़ नहीं मिली, फिर ये चीज़ नहीं मिली। तो अगर वो बाहर से बार बार मांगता रहेगा तो वो पूर्ण है नहीं, वो अपूर्णता को ही आगे बढ़ता जाएगा। तो आपके हिसाब से करेक्ट वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? करेक्ट वे ऑफ लाइफ ये होना चाहिए कि आप पहले अपने आप को देखो। आपने मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, जैसे बच्चे भी पूछते हैं मुझसे कि यार सर ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको मौका मिला है, जैसे आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपको मौका मिला है मैथ्स पढ़ने का, तो आप उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैथ्स पढ़ो, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप, तो बिल्कुल ये ध्यान रख लेना है कि आपको मतलब चीज़ें छोड़नी आनी चाहिए। एक पहली बात, मतलब लालच नहीं करना है। जैसे आपको कोई चीज मिल गई, अब आप डरे हुए हो कहीं ये हाथ से ना निकल जाए, या जॉब मिल गई, अब आप डरे हुए हो कि यार ये जॉब हाथ से ना निकल जाए, ऊपर से बॉस गाली दे रहा है, आप गाली सुने पड़े हो। ऐसा नहीं, अगर वो बात गलत लग रही है तो उसको गलत बोलना है कि यार ये गलत चीज है, और अगर वो सही है तो उसको पूरा सपोर्ट करना है, ये चीज सही है, चाहे जमाना कुछ भी बोले। जिंदगी मतलब वही है ना कि समाज कुछ भी बोले, आपको सही चीज फॉलो करनी है। यही शायद हमारी पत्रकारिता में भी ये लाइंस फॉलो करती है कि अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत है, मैं तो मीडिया तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। और आप तो बहुत बेहतर काम कर रहे हो कि आप यहाँ के जो पहाड़, मतलब अब ये देखते हैं, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाएं तो वहाँ पर तो सनसनी फैलाई होती है ना, कि सनसनी मीडिया में ये है वो है, दुनिया भर की झूठी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन पहाड़ के अंतर्गत जो आप काम कर रहे हैं, जो पहाड़ के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को, मैं देखता हूँ आपको चैनल बार बार, जो अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को आप आगे निकाल के लेके आते हैं, और सुदूर मतलब बहुत दूरवर्ती गांव में जाते हो आप, वहाँ से आप चीज़ों को निकाल के लेके आते हो, तो ये बहुत बेहतर काम है। और आपके माध्यम से, और अगर आपके माध्यम से जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर वो दुनिया तक लोगों तक पहुँच पाई, और उनका ही जीवन वो बेहतर हो पाएगा। वो अपने जीवन को, मैंने तुमसे पहले भी एक बात बोली थी कि अगर एक आईना है, आप आईने के सामने जाके देख के बोल लो भाई कि यार मैं जीवन में मतलब यही चाहता था, या इससे बेहतर ज़िंदगी हो सकती थी, तो मैं आंसर देने को तैयार हूँ कि इससे बेहतर ज़िंदगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप जी सकते हो, बढ़िया जी सकते हो। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हमारे बीच अभी तक हो चुकी हैं अध्यात्म को लेकर, और जैसे कि मुकेश भाई ने बताया कि कई सारी दिक्कतें जैसे कि उनके जीवन में आई, और लेकिन उन सब से निकल कर आए बाहर, और ये सब मुमकिन हो पाया है अपने आप पर गौर करने से, अपने आप को बार बार देखने से, अपनी जो हमारी कर रहे हैं हम अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बार बार देखने से, उन्हें एग्जामिन करने से। और इसी के साथ में मैं आप सभी को एक बार बताना चाहूँगा कि मुकेश भाई हमारे बहुत ही बेहतरीन गिटारिस्ट भी हैं और उतने ही अच्छे सिंगर भी हैं। तो आज का इंटरव्यू है और इतना हम साथ में बैठे हुए हैं, प्रकृति के बीच बैठे हुए हैं, इस बीच अगर हमने गाने नहीं सुने तो फिर बहुत ही बुरा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ गीत भी हमारे लिए गुनगुना दे, हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दे, तो मज़ा आ जाएगा। जरूर जरूर जरूर।